जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर से। दोस्तों, आप सब ने बर्फी मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने बहुत शानदार एक रोल किया है। और एक आपने मूवी देखी होगी माय नेम इज़ खान, जिसमें शाहरुख खान की बहुत लाजवाब एक्टिंग देखने को मिली। दोस्तों, इन दोनों ही कैरेक्टर्स ने एक चाइल्डहुड साइकेट्रिक इलनेस को पोर्ट्रेट करने की या आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसे हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो नई क्लासिफिकेशन आया है DSM-5 का, उसमें पहले जो ऑटिज्म था उसको ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नाम से क्लासिफाई कर दिया है, ASD, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो जो माय नेम इज़ खान में है उसको जो है शाहरुख खान को, उसको एस्पर्गर सिंड्रोम है, और जो प्रियंका चोपड़ा है बर्फी के अंदर, उसको सीवियर ऑटिज्म है। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। किसी भी चीज़ का स्पेक्ट्रम है मतलब वह कम से लेकर के ज़्यादा तक कुछ भी मात्रा में पाया जा सकता है। यानी ऑटिज्म माइल्ड भी हो सकता है और ऑटिज्म सीवियर भी हो सकता है। दोनों के बीच में किसी भी कैटेगरी में ऑटिज्म पाया जा सकता है। ज़्यादातर बच्चे जो ऑटिज्म के होते हैं वो बॉयज़ होते हैं, और आमतौर पर ऑटिज्म जो है वो पेरेंट्स द्वारा 4 से 5 साल की उम्र में नोटिस किया जाने लग जाता है कि बच्चे में कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसका व्यवहार कुछ थोड़ा अलग है। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही एक लेडी अपने 8 साल के लड़के को मेरे पास लेकर के आई, और उसकी कुछ खास कंप्लेन यह थी कि सर, एक तो यह अपने आप में गुमसुम रहता है, इसके आसपास कौन है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, इसे कोई मतलब नहीं रहता, अपने आप में गुमसुम रहता है, खोया खोया रहता है, किसी और से कोई इसका ताल्लुकात नहीं रहता। दूसरी बात, यह अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद नहीं करता। जब दोस्त इसके पास आते हैं तो उनसे बात नहीं करता, उनसे खेलता नहीं है। हम भी घर वाले अगर इससे बात करना चाहें, बुलाएं, तो ये हमारी तरफ देखता ही नहीं है या बहुत कम देखता है, अपने ही किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है, या दोस्तों के साथ भी नहीं खेलता, अपने ही किसी न किसी खिलौने से खेलता रहता है। मतलब ये बच्चों में आपस में घुलता मिलता नहीं है। जैसे एक आम तौर पे 3 से 8 साल का बच्चा है, वो दोस्त बनाने लग जाता है, बच्चों के साथ बैठना, खेलना, उठना पसंद करता है, लेकिन ये अपना अकेला बैठा रहता है, अपने किसी खिलौने को लेकर के बैठा रहता है। और थोड़ा थोड़ा एक उनकी प्रॉब्लम और थी, वो ये कि ये थोड़ा जिद्दी स्वभाव का बच्चा है। इसको जो चीज चाहिए बस वही चीज चाहिए। ब्लू कलर की जीन्स पहननी है, इसको ब्लू कलर के कपड़े पहनने हैं तो बस ब्लू कलर के ही कपड़े पहनने हैं। और खिलौनों में अगर इसको बॉल्स पसंद हैं तो इसको बॉल्स ही पसंद है, कोई दूसरा खिलौना ले आओ इसके लिए वह काम का नहीं है। हर तरह की बॉल्स इसको ला करके देते रहो, उन बॉल्स के साथ ही खेलता रहेगा। बच्चा आकर के मेरे पास बैठा तो उसने जो है वो मेरी टेबल से मेरा स्टेथोस्कोप उठा लिया और उसको गौर से देखने लगा कि इसके अंदर क्या है। कभी उसको कान से लगाए, कभी उसको आंख से लगाए, देखने की कोशिश करे। जब मेरी उस बच्चे की माँ से बात हो रही थी, बच्चे को इससे कोई लेना देना नहीं था कि हम आपस में क्या बात कर रहे हैं। उसका अपना ध्यान, उसकी अपनी एक दुनिया एकदम अलग ही थी। तो इस तरह के लक्षण आम तौर पे देखने को मिलते हैं। अगर आपके आसपास या आपकी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा हो जो अपने आप में गुमसुम ज़्यादा रहता हो, आसपास उसके दोस्त खेल रहे हैं लेकिन वो अकेला बैठा है, या फैमिली वाले आपस में सब बातें कर रहे हैं लेकिन वो अपना अकेला किसी एक काम में व्यस्त है, और जब परिवार वाले या दोस्त उससे बात करने के लिए आए, उससे पूछने के लिए आए, कुछ कहने के लिए आए, तो वो उनमें कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है, उसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये जो कॉमन सिम्टम्स हैं ये ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। ऑटिज्म में जो मेन है वो है, एक तो सोशल कम्युनिकेशन जो है वो इनका खराब रहता है। सोशल कम्युनिकेशन मतलब सोसाइटी में या लोगों से बात करना। अब बात करना वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, हम बातचीत करते हैं आपस में। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब हम इशारों में भी लोगों को समझा देते हैं, इशारों में भी बच्चे समझ जाते हैं पेरेंट्स क्या चाहते हैं।
वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। एक इमोशनल रेसिप्रोकेसिटी होती है, मतलब जिस तरह का माहौल है हमारे चारों तरफ उसी तरह का हम भी इमोशन फील करने लग जाते हैं। जैसे सपोज हम किसी के यहाँ डेथ हो गई, उसके यहाँ चले गए हैं, चाहे वो हमारे बहुत नियर एंड डियर नहीं है, या हमने रोड के ऊपर भी किसी का एक्सीडेंट देख लिया और उसकी डेथ हो गई तो हमें भी आंसू आ जाते हैं। या हम किसी सिनेमा हॉल में गए और वहां जो है वो बहुत ही इमोशनल सीन है, तो बहुत से लोग हैं जो सिनेमा हॉल में रोने लग जाते हैं। ये इमोशनल रेसिप्रोकेसिटी होती है, मतलब कोई रिलेशंस नहीं है, लेकिन जिस तरह का इमोशनल एनवायरनमेंट है वैसे ही इमोशंस हम फील करने लग जाते हैं। लेकिन ऑटिज्म वाले बच्चों में ये इमोशनल रेसिप्रोकेसिटी नहीं होती। अगर उनके पेरेंट्स रो रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पेरेंट्स हंस रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आसपास के बच्चे खेल रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो रिलेशनशिप को लंबे समय तक बना के रख नहीं पाते, लंबे समय तक लोगों से आपस में बात कर नहीं पाते। तो ये 3 पार्ट जो हो गए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इमोशनल रेसिप्रोकेसिटी एंड मेंटेनिंग द रिलेशनशिप, ये तीनों पार्ट में इंपेयरमेंट देखने को होना चाहिए किसी भी बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस करने के लिए। और दूसरा जो पार्ट है वो है रिपीटेटिव या रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर। ये इसका एक सेकंड डोमेन है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का, कि एक ही तरह का बिहेवियर बार बार करते हैं, उसी को रिपीटेटिवली करते रहते हैं, उसी में रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, उसी में इंट्रोवर्टेड रहते हैं, स्टीरियोटिपिक, मतलब बार बार एक ही एक चीज को यूज करना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया और बस उसी को बार बार यूज करना, या कोई भी एक वर्ड पिक कर लिया, कोई बोल रहा है, सपोज किसी ने बोला पैसा, तो अब वो बार बार पैसा 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 इस तरह का वर्ड बार बार बोलने लग जाते हैं। या फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट होना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि उस बच्चे का इंटरेस्ट बॉल्स के अंदर ही था, तो उसको बॉल्स ही चाहिए, छोटी से लेकर बड़े साइज की, अलग अलग कलर्स की, अलग अलग तरीके की, प्लास्टिक की, रबड़ की, मेटल की, ब्ला ब्ला, हर तरह की वो बॉल इकट्ठी कर रहा था। एक और जो चौथा पार्ट है वो है हाइपो रिएक्टिविटी या हाइपर रिएक्टिविटी टू द सेंसरी इनपुट्स। मतलब कुछ जो सेंसरी इनपुट्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट में आसपास कोई आवाज हुई, बहुत तेज आवाज हुई तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइपो रिएक्टिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने काम में व्यस्त है। और कहीं कोई छोटी सी भी आवाज होगी जिसके लिए हाइपर रिएक्टिव है, जैसे सपोज कुत्ता भौंका, अब अगर ये उसके लिए हाइपर रिएक्टिव है तो थोड़ा सा भी कुत्ता की आवाज आई भौंकने की, ये उस पर तुरंत अलर्ट हो जाएंगे, कुत्ता भौंका। ये हाइपर रिएक्टिविटी टू द सेंसरी इनपुट्स हैं। तो ये जो 4 फीचर्स हैं, इन 4 फीचर्स में से 2 फीचर्स का होना जरूरी है ऑटिज्म को डायग्नोस करने के लिए। एक और जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जो प्रॉब्लम है, वो मिलती है लैंग्वेज डिसऑर्डर। ऑटिज्म के बच्चों में लगभग 25% जो बच्चे होते हैं उनमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी होती है। उन्हें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, सेंटेंस को फ्रेम करना, ये सब चीजें समझ में नहीं आती। पर सभी में ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा आपने देखा होगा बर्फी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को सीवियरली लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, वो बॉफी बस इतना ही बोल पाती थी, इससे ज्यादा वो नहीं बोल पाती थी। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये ऑटिज्म के हैं। जरूरी नहीं है सारे सिम्टम्स किसी एक बच्चे में मिले और बहुत सीवियर मिले, हल्के फुल्के सिम्टम्स हो सकते हैं, माइल्ड ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ज्यादा हो तो जो है सीवियर ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब इसका मैनेजमेंट के लिए एक टीम चाहिए। ऑटिज्म का मैनेजमेंट एक टीम के द्वारा किया जाता है, जिसमें साइकियाट्रिस्ट होते हैं, पर्टिकुलरली जिनका चाइल्ड साइकियाट्री में इंटरेस्ट अगर हो तो बेटर है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और बहुत सी जो डॉक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक बात और जो कि ऑटिज्म के साथ एसोसिएटेड जो मेंटल इलनेसेस भी बहुत सी होती हैं, जैसे बहुत से बच्चों में ऑटिज्म के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, बुद्धि भी कम होती है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑटिज्म के साथ साथ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी, वो भी होता है। तो यह बहुत से ऑटिस्टिक बच्चों में सीजर्स आते हैं, मिर्गी के दौरे भी आते हैं। तो ये कुछ इलनेसेस हैं जो ऑटिज्म में कॉमनली एसोसिएटेड पाई जाती हैं। मैनेजमेंट में 4 चीजें हम ऑटिज्म में विशेष तौर पे ध्यान देते हैं। एक तो हम जो है वो बच्चे के जो कोर सिम्टम्स हैं, जो कम्युनिकेशंस के सिम्टम हैं या जो रेस्ट्रिक्टिव रिपीटेटिव बिहेवियर के सिम्टम्स हैं, उन कोर सिम्टम्स को मैनेज करना, उनको ट्रीट करना, ये मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है कि हम उस बच्चे को उसका जो भी पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल है,
जितना वो कर सकता है, जितना वो पढ़ सकता है, जो वो अचीव कर सकता है, उस ग्रोथ पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली उसे आगे बढ़ने में मदद करना। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट होता है इसके मैनेजमेंट का। थर्ड पार्ट होता है कि कोई भी साथ में अगर प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताई, सपोज सीजर्स आते हैं बच्चे को, तो सीजर का ट्रीटमेंट करना, एडीएसडी साथ में है तो एडीएसडी का मैनेजमेंट करना, तो को-ऑकरिंग इलनेसेस जो है उसका मैनेजमेंट करना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इज सपोर्ट टू द फैमिली मेंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सपोर्ट टू द फैमिली मेंबर, क्योंकि वो है जो सबसे ज्यादा उस बच्चे के साथ रहते हैं। उनकी काउंसलिंग करना, उनको सिखाना, उनको बताना कि ये स्पेशल बच्चे हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार करना है, इनके साथ क्या नहीं करना है, ताकि वो उनकी प्रोग्रेस में हेल्प कर सके। तो ये 4 पार्ट इसके मैनेजमेंट के होते हैं, और एक साइकियाट्रिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और उनकी टीम इस सब चीज़ों के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।